बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद सबकी नजरें अब मुज़ाकरात के दूसरे दौर पे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है और अमेरिकी वफ्द कुछ ही देर में पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जबकि ईरान भी इन मुज़ाकरात में शिरकत पर गौर कर रहा है। इससे कबल ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया था कि अमेरिका अमन के लिए संजीदा नहीं बल्कि इल्ज़ाम तराशी का एक खेल खेल रहा है। उनके मुताबिक ईरान पहले ही मुज़ाकरात के लिए अपने 10 निकात पेश कर चुका है और इस्लामाबाद में उन पर बात भी हुई, लेकिन अमेरिका ने न सिर्फ उन निकात को नजरअंदाज किया बल्कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां भी की। ईरानी मौक़िफ़ वाज़ेह है कि आबनाए हरमुज़ उस वक्त तक महफूज थी जब तक अमरीकी और इजरायली इक़दामात ने सूरत हाल को ख़राब नहीं किया। ईरानी हुकाम ने अमरीका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और जंगबंदी दोनों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। उनका कहना है कि अमरीका ने 2 मरतबा मुज़ाकराती अमल को सबूताश किया, हमले किए और शहरियों और बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुज़ाकरात पर कोई भी गेम नहीं खेल रहा, सब संजीदा है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के साथ अगर कोई मुआहदा हुआ तो वो भी पाकिस्तान जा सकते हैं। उन्होंने इससे कबल अपने ही एक पैगाम में कहा था कि ईरान ने अगर अमरीकी पेशकश कबूल ना की तो उसके बिजली घरों और पुलों को तबाह कर दिया जाएगा, जिससे यह जाहिर होता है कि अमरीकी सदर जो है वो सिफारतकारी के साथ साथ दबाव की भी अपनी हिकमत अमली पर काम कर रहे हैं। इससे पहले ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने एक निस्बतन मुतवाज़िन मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि ईरान मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन हर तरह का तर्ज़ अमल कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि ईरान की कुछ वाज़ेह रेड लाइन्स हैं जिनका एहतराम जरूरी है। उन्होंने मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल करार दिया, यानी उनके नजदीक यह सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि ताकत के तवाज़ुन का एक और महाज है। अगर मुज़ाकरात ईरान की पोजीशन को मजबूत करते हैं तो यह काबिल कबूल है, लेकिन अगर यह दबाव या धौंस का जरिया बने तो फिर इनकी कोई अहमियत नहीं रहती। इस दौरान इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरानी और अमरीकी सफरा से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात के जरिए ईरान अमरीका तनाज़े के हल का दाई है। रूस और चीन ने भी दोनों ममालिक पर मुज़ाकराती अमल जारी रखने पर जोर दिया। रूस ने कहा कि वो सालिस नहीं लेकिन जरूरत पड़ने पर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब ईरान अब आबनाए हरमुज़ को खोलकर एक स्ट्रेटेजिक हथियार के तौर पर देख रहा है। ईरानी क़यादत का कहना है कि इस अहम आबी रास्ते पर कंट्रोल उसका नाकाबिले तनसीख हक है और अब इस इख्तियार को कानूनी शक्ल देने की तैयारी हो रही है। एक मुजव्विज़ा कानून के तहत यह तय किया जा सकेगा कि कौन से जहाज इस रास्ते से गुजर सकते हैं और कौन से जहाजों को रोका जाएगा जिस पर अमल दरामद ईरान की मुसल्लह अफवाज करेंगी। यह मौक़िफ़ सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं बल्कि एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा है। ईरान अब आबनाए हरमुज़ को न सिर्फ मौजूदा तनाज़े में दबाव के हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है बल्कि इसे तवील मुद्दत या रसूख के एक आले में तब्दील करने की कोशिश भी कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक जंग के बाद ईरान की पहली तरजीह अपनी दिफाई सलाहियत को बहाल करना और दुश्मन को हमलों से रोकने की ताकत हासिल करना होगी। इस मकसद के लिए आबनाए हरमुज़ कलीदी हैसियत रखती है। इस पूरे मंजरनामे में ईरान के सिफारती हल्के भी अमेरिका के तर्ज अमल पर तनकीद कर रहे हैं। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने नाम लिए बगैर कहा कि एक तरफ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां जारी हैं और दूसरी तरफ इसे सिफारतकारी का नाम दिया जा रहा है। उनके मुताबिक जब तक ये नाकाबंदी बरकरार रहेगी कशीदगी बढ़ती रहेगी। ये तमाम पेशरफ्तें एक ऐसे वक्त पे हो रही हैं जब खित्ता पहले ही जंग के असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है और दोनों ममालिक में होने वाली जंगबंदी खत्म होने में अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी बचे हैं। लेकिन असल कामयाबी यह है कि दोनों मुल्क अब भी मुज़ाकरात की मेज पर आने के लिए तैयार है। इस दौरान ईरान ने खलीज ओमान में अमरीकी बहरिया के जहाजों पर ड्रोन हमले किए जिन्हें ईरानी तजारती जहाज के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई का रद्द अमल करार दिया जा रहा है। इब्तदाई इतलात में उन हमलों में किसी बड़े नुकसान की तस्दीक नहीं हुई। इससे पहले ईरान की खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फोर्स के मरकजी हेडक्वार्टर ने ईरानी जहाज तौस्का पर अमरीका के कब्जे को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और मुसल्लह बहरी कज़ाकी करार देते हुए वाज़ेह किया था कि इसका जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी मेरीन्स हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज पे उतरे क्योंकि उसने 6 घंटे तक दी जाने वाली वार्निंग को नजरअंदाज किया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा कि जहाज को रोकने के लिए उसके इंजन रूम को नकारा बनाया गया और यह जहाज अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल था। उनके मुताबिक जहाज में मौजूद सामान का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने इस इकदाम को खुली जारहियत करार देते हुए कहा
कि अमेरिकी फोर्सेस ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि जहाज के नेविगेशन सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया और उसे कब्जे में लेने की कोशिश की। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी के मुताबिक ये कार्रवाई समुद्री राहजनी के मुतरादिफ है और इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने भी सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि अगर ईरान की तेल बरामदात को महदूद किया गया तो उसके असरात सब पे पड़ेंगे। उनके मुताबिक या तो तमाम ममालिक को तेल की मंडियों तक यकसा रसाई दी जाए या फिर आलमी सतह पर भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। इस कशीदा सूरत हाल में इजराइल की यह कोशिश है कि यह जंग जारी रहे। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान के साथ जारी तनाज़ा अभी खत्म नहीं हुआ और किसी भी वक्त नई पेशरफ्त हो सकती है। उनके मुताबिक इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के खिलाफ अपनी हिकमत अमली पर काम जारी रखेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इस बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान सिफारती सतह पर मुतवाज़िन किरदार अदा करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 45 मिनट जारी रहने वाली गुफ्तगू में मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ, जबकि ईरान ने भी पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। इन तमाम वाक़यात के फौरी असरात आलमी तवानाई की मंडियों पर भी मुरतब हो रहे हैं। अमरीकी कार्रवाई और ईरान की जानिब से आबना हरमुज को बंद करने की धमकी के बाद तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल तकरीबन 5% इजाफे के बाद $94 फी बैरल के करीब पहुंच चुका है। ईरान अमेरिका जंग में आबना हरमुज का किरदार गैर मामूली तौर पर अहम रहा, क्योंकि इस आबी गुजरगाह से दुनिया के तेल और माया गैस की तरसील जितने फीसद होती है वो बार बार दुनिया उसको जान चुकी और इसमें भी कोई रुकावट जो है वो देखने में नहीं आ रही। तेल और माया गैस की तरसील के बाद कोई रुकावट पैदा होने का असर फौरी तौर पे आलमी मईशत पे पड़ने के इम्कानात वाज़े हुए। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पे हमले के बाद से ही तवानाई की मंडियों में शदीद उतार चढ़ाव जारी है और मौजूदा कशीदगी ने इस गैर यकीनी को गैर मामूली तौर पे बढ़ा दिया। ये तनाज़ा दो ममालिक तक महदूद नहीं। खलीज में कशीदगी ने आलमी सतह पे तेल की कीमतों, बैनुल-अक़वामी शिपिंग और सप्लाई चेन्स को मुतासिर किया, जिसके असरात दुनिया भर में महसूस किए गए। ऐसे में यह गैर मामूली बात है कि मुज़ाकरात ना तो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर हुए, ना ही किसी यूरोपीय दारुल हुकूमत में, बल्कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुनक्किद हुए, जिनमें मिस्र और तुर्की की बिलवास्ता शमूलियत भी सामने आई। पाकिस्तान का इस पूरी सूरत हाल में मुतहर्रिक किरदार यह जाहिर करता है कि आलमी तनाज़ात के हल का तरीक़ाकार बदल रहा है। माहिरीन के मुताबिक अब बड़ी ताकतें पस मंजर में जा रही हैं। इलाकाई असर और रसूख रखने वाली दरमियानी ताकतें आगे आ रही हैं। ये वो ममालिक हैं जो सुपर पावर नहीं लेकिन अपने खित्ते में मौसर किरदार रखते हैं और उसी बुनियाद पर सालसी की सलाहियत भी रखते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों में ऐसी कई दरमियानी ताकतें नुमायां हुई। कतर ने 2020 में अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी की, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला की राह हमवार हुई। तुर्की ने 2022 में रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत करवा के बुहेरा अस्वद के जरिए अनाज की बरामदात का रास्ता निकाला। इसी तरह सऊदी अरब ने 2023 में जद्दा में रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी की और कैदियों के तबादले जैसे इक़दामात में किरदार अदा किया। ये तमाम मिसालें इस बात का सबूत हैं कि सालसी के मराकज़ अब तब्दील हो रहे हैं। पाकिस्तान का जोग्राफियाई मोहल्ले वकू भी इस किरदार को समझने में मदद फराहम करता है। ईरान के साथ तवील सरहद और अमेरिका और ईरान दोनों के साथ खुशगवार ताल्लुकात पाकिस्तान को एक फितरी सालिस बनाते हैं, जिसके बायस पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में एक मुतहर्रिक किरदार अदा करने के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। मिस्र के लिए भी ये तनाज़ा महज खारजी मामला नहीं, इसराइल से गैस की फराहमी में ताअत्तुल, सयाहत पर मनफी असरात और नहर सवेज़ के जरिए गुजरने वाली तजारत में कमी, ये सब उसकी मईशत को मुतासिर कर रहे हैं। इसीलिए वो भी बराह रास्त फरीक ना होने के बावजूद सालसी में दिलचस्पी रखता है। इस बदलते हुए मंजरनामे का एक और अहम पहलू रिवायती ताकतों का कम होता हुआ किरदार है। 2015 के ईरान जौहरी मुआहदे में यूरोपीय यूनियन ने कलीदी किरदार अदा किया था, लेकिन मौजूदा तनाज़े में उसकी मौजूदगी ना होने के बराबर रही। अमेरिका और यूरोप के दरमियान ट्रंप के इक़्तिदार में आने के बाद बढ़ते इख्तलाफात ने इस खला को मजीद गहरा किया। यूरोपीय ममालिक ना तो ईरान के खिलाफ बराह रास्त सफबंदी चाहते हैं, ना ही अमेरिका की पॉलिसीज के साथ मुकम्मल हम आहंगी रखते हैं। दूसरी जानिब अमेरिका की साख भी मुतासिर हुई है। गजा की जंग में इसराइल की गैर मशरूत हिमायत और ईरान के मामले पर सख्त रवैये ने उसे गैर जानिबदार सालिस की बजाय फरीक बना दिया है। खलीजी ममालिक भी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे हैं और वो भी अब बैरूनी जमानतों का मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। ये तमाम अवामिल मिलके एक नई आलमी सफबंदी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जहां ताकत का तवाजुन सिर्फ अस्करी या माशी बर्तरी से नहीं बल्कि सिफारती लचक, इलाकाई ताल्लुकात और बहरानों को संभालने की सलाहियत से तय हो रहा है।
और इस बदलती हुई दुनिया में पाकिस्तान जैसी दरमियानी ताकतें अब सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि फाल किरदार अदा करने वाली रियासतों के तौर पे उभरी हैं और शायद यही मुस्तकबिल की आलमी सियासत की नई समत है। और इस दौरान आबनाए हरमुज़ अब भी कशीदगी की वजह है और पाकिस्तान में होने वाले अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के पहले दौर की नाकामी के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों और बहरी नकलो हरकत को महदूद करने का ऐलान किया। ये उसी पुराने हरबे का जदीद इजहार था जिसका मकसद दुश्मन की मईशत को कमजोर करना, तजारत को सुस्त करना और बिल आखिर उसे सियासी तौर पे पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर करना। लेकिन तारीख बताती है कि बहरी नाकाबंदी सिर्फ एक फौजी इकदाम नहीं बल्कि ये एक इंसानी बहरान और सिफारती कशीदगी को भी बढ़ाता है, जबकि कानूनी तौर पर भी ये इकदाम आसान नहीं है। पहली आलमी जंग में बरतानिया ने जर्मनी की बंदरगाहों को बंद करने की बजाय बुहेरा शिमाली पर कंट्रोल हासिल करके एक बिलवास्ता नाकाबंदी कायम की। उस हिकमत अमली के जरिए जर्मनी की आलमी मंडियों तक रसाई महदूद कर दी गई, यहां तक कि खुराक और खाद भी ममनुआ अशिया में शामिल हो गई और इब्तदाई तौर पर जर्मनी ने मुतबादिल रास्तों और जखायर के जरिए दबाव कम करने की कोशिश की। लेकिन वक्त के साथ यह हिकमत अमलियां नाकाम हुई, दरामदात में कमी हुई, ज़राई पैदावार में गिरावट हुई, खुराक की शदीद किल्लत ने मईशत को कमजोर कर दिया। उसके बावजूद यह नाकाबंदी जर्मनी को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकी बल्कि यह दीगर फौजी और सियासी अवामिल के साथ मिलकर असरअंदाज हुई। दूसरी आलमी जंग में जापान की मिसाल ज्यादा वाज़ेह है, जिसका एक जजीरा नुमा रियासत होने के बायस समुद्री रास्तों पर इन्हिसार गैर मामूली था। अमरीकी आबदोजों और बारूदी सुरंगों ने जापानी तजारती बेड़े को तबाह कर दिया, मुल्क की सप्लाई लाइंस काट दी। उसके नतीजे में सिर्फ जापान की फौजी ताकत कमजोर हुई बल्कि मईशत भी बिखरने लगी। लेकिन यहां भी सिर्फ नाकाबंदी ने फैसला कुन किरदार अदा नहीं किया बल्कि बड़े पैमाने पर बमबारी, सोवियत यूनियन के हमलों और एटम बम के इस्तेमाल जैसे अवामिल ने मिलकर जापान को हथियार डालने पर मजबूर किया। सर्द जंग के दौरान क्यूबा मिसाइल बहरान एक मुख्तलिफ मिसाल पेश करता है जिसके लिए अमेरिका ने नाकाबंदी की बजाय समुद्री क्वारंटाइन की इस्तलाह की ताकि कानूनी पेचीदगियों से बचा जा सके। उस इकदाम का मकसद क्यूबा की मईशत को तबाह करना नहीं बल्कि सोवियत मिसाइल्स की मजीद तरसील को रोकना था। महदूद मुद्दत के उस दबाव ने सिफारती मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखा और बिलाखिर एक मुआहिदा तय पाया। और यह मिसाल जाहिर करती है कि जब हदफ वाज़ेह और महदूद हो तो बहरी दबाव ज्यादा मौसर होता है। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इराक के खिलाफ 1990 के बाद नाफिज की जाने वाली समुद्री पाबंदियां भी उसी हिकमत अमली का हिस्सा थी। उन पाबंदियों ने इराक की तेल बरामदात को महदूद किया, उसे मुआशी तौर पर अलग थलग करने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन इराक के कुवैत से इनखला जैसे सियासी फैसले सिर्फ उन पाबंदियों के नतीजे में नहीं बल्कि वसी फौजी दबाव के बायस मुमकिन हुए। इसी तरह बल्कान जंगों के दौरान साबिक यूगोस्लाविया के खिलाफ भी जमीनी, फजाई और सिफारती दबाव ने ही सियासी हल की राह हमवार की। इन तमाम मिसालों से एक वाज़ेह पैटर्न सामने आता है कि बहरी नाकाबंदी मुआशी दबाव डालने और दुश्मन की सलाहियतों को कमजोर करने में अक्सर मौसर साबित होती रही है, खास तौर पर जब मुतबादिल रास्ते ना हो और बैनुल अक़वामी हिमायत हासिल हो। लेकिन ये कम ही अपने तौर पर सियासी हदफ हासिल करती हैं या किसी मुल्क को मुकम्मल तौर पर हथियार डालने पर मजबूर करती हैं। आबनाए हरमुज़ जैसे हसास और आलमी तवानाई के मरकज में ऐसी किसी भी नाकाबंदी के असरात सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरी आलमी मईशत को मुतासिर करेंगे। इसलिए ये इकदाम दबाव बढ़ाने का जरिया तो बन सकता है लेकिन इसके जरिए किसी फौरी और हतमी सियासी नतीजे तक पहुंचना इंतहाई मुश्किल दिखाई देता है। यूं मजमूई सूरत हाल एक ऐसे नाजुक मोड़ पे है जहां सिफारतकारी, ताकत की सियासत और मुआशी दबाव को एक दूसरे से अलग करना मुमकिन नहीं। इन हालात में दोनों फरीकों का एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज पे आना और सिफारतकारी को एक और मौका देना और खास तौर पे पाकिस्तान की सालसी की मुखलिसाना कोशिशों के बायस खित्ते में अमन कायम होने का इम्कान रोशन हो चुका है। देखना है नताइज क्या निकलते हैं। उन्हीं नताइज का इहाता करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामा जो है जिसका इब्तदाई के अंदर तज़किरा हो चुका है, आने वाले दिनों के अंदर ये ऊंट किस करवट बैठेगा इसी मंजरनामे का अहाता करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। कमोडोर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और साथ ही साथ हमें जर्मनी से सीनियर सहाफ़ी सऊद बिन नुमान साहब ने भी ज्वाइन किया है। सऊद बिन नुमान साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कमोडोर साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये जो मौजूदा सूरत हाल है कि एक तरफ से ये कि मुज़ाकरात का अगला दौर होगा, फिर दूसरी तरफ से ये कि आबनाए हरमुज़ खोल दी जाएगी, फिर एक तरफ से ये कि अच्छा इन्होंने खोल दी है तो बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी, अच्छा बहरी नाकाबंदी है तो फिर भी मुज़ाकरात होंगे, नाकाबंदी में जहाज आते जाते जो है उन पे नजर रखी जाएगी। आज जहाज पकड़ भी लिया जाता है, फिर खबर ये आ रही है कि डेलीगेशन आ रहा है। सर ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पे जो टूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं दोनों अतराफ से, क्या ये कारगर होंगे या फिर ये बेवजह की रियाजत है जो दोनों अतराफ से जारी है? बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने इन्वाइट किया।
देखिए, मेरा ख्याल है ये गेम ऑफ नर्व चल रही है। इन प्रिंसिपल बहुत ज्यादा फर्क रह नहीं गए। ऑप्टिकली अब मैच क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। ऑप्टिकल का मतलब ये है कि ऑन द लाइटर नोट आपके व्यूअर ज्यादातर आपकी तरह यंगस्टर हो गए। वो होता है ना कि आखिरी मुक्का बॉक्सिंग में किसने मारा था, ताकि वो असल में मैं ही जीता हूं क्योंकि मैंने आखिरी बॉक्स मारा था। तो आई थिंक वो चल रहा है। अनफॉर्चुनेट पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज ऑन द लाइटर नोट में ये कह रहा था। दोनों तरफ से बहुत प्रेशर है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब ये बहुत ज्यादा सख्ती करते हैं, बयानात ऐसे देते हैं कि तहजीब मिटा दूंगा, तो फिर ऑयल की कीमतें चढ़ जाती हैं, मार्केट्स पैनिक कर जाती हैं, फोकस प्रेसिडेंट ट्रंप पे हो जाता है, पॉपुलैरिटी रेट गिर जाता है। उसके बाद जब वो नरम होते हैं और कहते हैं कि बस हो रहा है, इस्लामाबाद हो गया तो मैं खुद जाऊंगा, तो एकदम एक गुडविल जेस्चर जरूर जाता है। लेकिन जो उनके मुखालफीन है, और जाहिर है मुखालफीन इस वक्त ज्यादा है अमेरिका में, वो समझते हैं कि अगर इतनी सेक्रीफाइस करने के बाद या इतनी कुर्बानियां देने के बाद ग्लोबली अगर आपने इतना कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेटस पर जाके सुलह करनी थी, तो ये तो शिकस्त हो गई अमेरिका की। हम तो सुपर पावर हैं, हम तो इनविंसिबल हैं, हम तो इनवर्नरेबल हैं। तो फिर वो दूसरी तरफ कीमत देनी पड़ती है उनको। पॉपुलैरिटी ऑलरेडी गिर रही हो, और अगर आपको ये लगे कि आप डिफीटेड मेंटेलिटी के साथ या एक नेगेटिव के साथ सुलह करने जा रहे हैं और ईरान हावी हो गया, तो वो भी कबूल नहीं होता। तो वो स्विंग करते हैं। अब आते हैं ईरान की तरफ। ईरान के भी डिलेमा यही है। वो ये है कि जाहिर है उन्होंने एक न्यू फाउंड एक रेलेवेंस गेन की है, न्यू फाउंड बार्गेनिंग लीवरेज उनको मिली है 3 डायमेंशन में। नंबर 1, उन्होंने एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की इजराइल को, जितनी डिस्ट्रक्शन कॉज की वन प्रेसिडेंट है ईरान और इजराइल की वॉर की हिस्ट्री में। नंबर 2, आपने देखा कि उन्होंने कहा था कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करेंगे, 47 साल से कह रहे थे, मैनिफेस्ट करके दिखा दिया, ये सरप्राइज था। तीसरी न्यू फाउंड लीवरेज उनको है, उन्होंने कहा था कि ये जंग इस सिकदे तक महदूद नहीं रहेगी, फैल जाएगी। उन्होंने कामयाबी से रीजनलाइज कर दी जंग, एथिकली नहीं, मैं मिलिटरीली पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कह रहा हूं। तो उन्होंने रीजनलाइज करने के बाद देखा कि ये तो हमारी न्यू फाउंड रेलेवेंस भी है, न्यू फाउंड बार्गेनिंग लीवरेज भी हमें मिली है। वो चाहते हैं कि हमें समथिंग लुक लाइक विक्ट्री नहीं होनी चाहिए जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ढूंढ रहे हैं, हमें विक्ट्री है हमारी। तो वो जाहिर है बार्गेन करने। दूसरा एक और प्रेशर भी है ईरानी हुकूमत पर भी, ये है कि उन्होंने देखा कि मुजाहरे हुए थे दिसंबर जनवरी में, आपको याद होगा, एंटी गवर्नमेंट, वो लोग भी जाहिर है उनको भी बताना है। और जो प्रो हुकूमत है, जो प्रो गवर्नमेंट है, जिन्होंने बहुत मैसिव आउट ऑफ द वे सपोर्ट दी, कुर्बानियां भी दी, डिस्ट्रक्शन हुई, 49 लीडर शहीद कर दिए गए, साइंटिस्ट 19 एलिमिनेट पिछली दफा शहीद कर दिए गए थे, पिछली दफा 37 लीडर शहीद कर दिए। इतने लोगों ने जब कुर्बानी दी है, तो ईरानी लोग चाहते हैं कि मीनिंगफुल, मेजरेबल, वेरीफाइबल एंड प्राउडली कैरिड फॉरवर्ड एक सिंबल नहीं होना चाहिए, एक विक्ट्री होनी चाहिए। और दूसरा, एक हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस होनी चाहिए कि आने वाले वक्तों में प्रेसिडेंट ट्रंप या इसी नाम का कोई और सदर वो आकर ईरान पर ये कह के नहीं हमला कर देगा कि मुझे अब याद आया कि तुम्हारे पास तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी है। जज और जूरी वो ना हो, एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए। तो आई थिंक ईरान की अपनी ऑब्लिगेशन है, प्रेसिडेंट ट्रंप की और अमेरिका की अपनी ऑब्लिगेशन है। तो आई थिंक इसी वजह से ये, जैसे मैंने पहले जुमले में कहा था कि लास्ट पंच किसने मारा है, वो हो रहा है। वेरी अनफॉर्चुनेट, ऑल्दो इतनी बड़ी जाहिर है जंग के बाद, खौफनाक तबाही के बाद, ग्लोबली हॉस्टेज बनी हुई इकोनॉमी, उसके बाद ये ऑप्टिकली इसको देखना, यानी परसेप्शन बिल्ड करने के लिए इतना करना कि जहाज रोक लिया, फायरिंग कर दी, हमने कब्जे में ले लिया, ये अमेरिका जैसे मुल्क के लिए बहुत छोटी टैक्टिकल अचीवमेंट्स हैं। इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि टेक होम को ज्यादा मिल रहा है मेरी नजर। ठीक, सऊद साहब, आप इस पूरे मंजरनामे को क्या देखते हैं कि जहां पल पल भर में बहुत से तज्जियाकारों को अपने तज्जिए बदलना पड़ रहे हैं, लोगों को पेशीन गोइयां बदलना पड़ रही हैं, और फिर मखमसे की कैफियत में आके हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं कि भाईजान हमें नहीं पता आगे क्या होना, ये ट्रंप जाने या ट्रंप की ट्वीट जाने या उसके सोशल मीडिया हैंडलर जाने। अब ये जो पल पल भर के अंदर चीजें तब्दील हो रही हैं, ये किसको फायदा दे रही हैं और किसको नुकसान दे रही? जी, बहुत शुक्रिया। मुझे पूछा जी, मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इसके ट्रंप के जो पै दर पै उसके हमने देखे हैं कि रूप बदले हैं, और हमने ये देखा है कि कभी वो एक नरम एटीट्यूड रखता है, ऑन द अदर हैंड फिर वो एक बड़ी हार्ड लाइन लेता है। आई थिंक सो इसके पीछे एक देयर इज अ मेथड बिहाइंड दिस मैडनेस। इट्स नॉट कि ये बहुत हैपहैज़र्ड है। मेरा ये ख्याल है कि वो बहुत अच्छी तरह समझता है कि उसकी एक एक चाल को दुनिया किस तरह देखती है, और कभी वो उसमें चढ़ाव लेके आता है, कभी उतराव लेके आता है। और उसमें अगर हम एक और चीज इसका एनालिसिस करें, और वो फाइनेंशियल एनालिसिस है। इसमें जो जहां पे इस वॉर के बहुत सारे लूजर्स हैं, वहां पे बहुत सारे गेनर्स भी हैं, विनर्स भी हैं। और उसमें सबसे ज्यादा जो मैं जो अभी तक समझ सका हूं, और मेरा जो एनालिसिस है, उसमें जो सबसे ज्यादा जो विन किया है, वो जाहिर स्टेट्स ने अपनी एक पॉस्चरिंग, और वो तो विन की होगी या लूज की होगी। बट अगर कॉर्पोरेट साइड पे देखें तो ऑयल सेक्टर है, जो ऑयल
इनरिचमेंट और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल सऊदी अरब की अरामको है, फिर उसके साथ हम देखते हैं कुवैत पेट्रोलियम है, फिर रशियन कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत गेन किया है इस पर्टिकुलर इवेंट से। अगर हम देखें तो उन्होंने ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट्स वो एक साल में बनाते थे, वो सिर्फ इस जो विंडफॉल जो आई है उससे उन्होंने इतने प्रॉफिट्स बनाए हैं। और ये फोरकास्ट की जा रही है कि 234 ट्रिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट इस ऑयल इंडस्ट्री को होगा। इसी तरह अगर हम बाकी बात करें कि ट्रंप के जो इस तरह के पोस्चर्स हैं, मेरा ख्याल है ट्रंप को पता है कि उसके हाथ में चीजें हैं, वो इस तरह के ठीक है वो नाकाबंदी कर लेता है, वो एक वेसल को हिट कर लेता है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम ऑन ग्राउंड देखें, इस्लामाबाद में देखें, तो अभी तक हमने देखा है कि वहां पे ऑल्दो ईरान ने ये बात की थी कि शायद हम ना जाएं, मगर इस्लामाबाद में इस सारी टॉक्स की जो एक अरेंजमेंट हो रही है, हमने ऑन ग्राउंड जो देखा उसमें कोई भी खलल नहीं आया, वो अरेंजमेंट वैसे ही चलती रही। तो इसका मतलब है कि ट्रंप को इतना आइडिया जरूर था कि ऑल्दो मैं ये सारे प्रेशर एक गेनिंग टैक्टिक्स या जैसे चिश्ती साहब ने भी कहा कि उसके लिए ये चीजें इतनी कोई मैटर नहीं करती, उसको पता है कि अभी भी वो इस पोजीशन पे है जहां पे वो टॉक्स को जो है अपने अकॉर्डिंगली या एटलीस्ट अपनी आवाम को जहां पे जाके वो एक बता सके, पोस्टर कर सके कि वी स्टिल गॉट समथिंग टू सेलिब्रेट। अच्छा, मेरा सवाल चिश्ती साहब सर आपसे है कि आप क्या समझते हैं कि अभी जो आपने कहा कि लास्ट पंच का इंतजार किया जा रहा है, तो वो लास्ट पंच से ये निकाल दें फिल वक्त वो पुरानी गुजारिशात, पुरानी शराइत के ऊपर चलें कि जो दोनों अतराफ से दी गई थी, उसमें से अभी किसी का भी आप तज्जिया ले लें, किसी की भी खबर ले लें, ये जो बैनुल-अक़वामी मीडिया भी दे रहा है उन्हें भी असल नहीं पता कि अंदर कितनी बार बात हुई और टेबल के ऊपर क्या बातचीत हुई है। एजम्पशंस के ऊपर ज्यादा हो रही हैं या फिर हालात हाजरा को देख के हम जो है उसका तज्जिया कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि दोनों अतराफ में वो विन विन सिचुएशन वाली चीज कौन सी हो सकती है? देखिए, दोनों की अपनी अपनी बैकग्राउंड है, जाहिर है अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। जो पिछले सवाल के जवाब में मैं अर्ज कर रहा था कि अमेरिका सुपर पावर है, उसने कहा जी हम तो इनविंसिबल हैं, अनचैलेंज्ड है, इनवनरेबल हैं। तो अमेरिका को अपनी मिथ या माइट जो कि जेन्युइन है, कोई फॉल्स नहीं क्रिएट किया, सुपर पावर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब उसको कंपैटिबल एक ट्रॉफी चाहिए अपने साइज के हिसाब से, अपने उस कन्विक्शन के हिसाब से, या अपने जो स्पोर्ट्स गोल सेट किए थे, चाहे वो बड़े फ्लूइड रहे, चाहे वो गोल पोस्ट चेंज होते रहे, चाहे वो रिजीम चेंज था या फुट ऑन ग्राउंड था, न्यूक्लियर एनरिचमेंट थी, उनको कुछ ना कुछ चाहिए। अब मैं एग्जांपल के तौर पे अपनी बात को सपोर्ट करने में कर्ज कर देता हूं। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने या अमेरिका ने अभी अभी कहा जी हम तो न्यूक्लियर डस्ट भी वापस अमेरिका लेके जाएंगे। ये न्यूक्लियर डस्ट से अमेरिका ने कुछ नहीं करना, उस न्यूक्लियर डस्ट का एक वॉर ट्रॉफी के तौर पे पेश करना है कि 47 सालों से प्रोग्राम चल रहा था न्यूक्लियर, या 25 सालों से चल रहा था, अब हमने यहां तक किया कि हम न्यूक्लियर डस्ट भी उठा कर ले आए। और लोगों को ये हम बताना भूल जाते हैं अक्सर कि ये न्यूक्लियर प्लांट और सारा एनरिचमेंट लगाया किसने था? ये अमेरिका ने लगा कर दिया था, शाह ईरान को लगा कर दिया था, आयतुल्लाह खमैनी से पहले लगा कर दिया था। और उसके बाद जाहिर है जब आयतुल्लाह खमैनी आए, सारा बंद हो गया, सारा अमेरिकन एड, तो फिर उन्होंने नॉर्थ कोरिया से राब्ता कर लिया। तो ये उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है जिसको अब वो जाहिर आनी चाहिए। तो वॉर ट्रॉफी मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो मेजरेबल टर्म चाहते हैं। ईरान को जाहिर मैनिफेस्टेशन, ईरान ने जब ये किया था स्टेट ऑफ हॉर्मोज को मैं कन्वर्ट करूंगा, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी यहाँ पहरेदारी होनी चाहिए, हम इधर से कमीशन लेंगे या टैरिफ लेंगे, वो भी वही था। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका इस वक्त शॉर्ट टर्म देख रहा है। अमेरिका वो मुल्क है कि ऑलमोस्ट 1798 में इन्होंने एक जंग में कूदे थे, उसको क्वासी वॉर कहते हैं जंग। वो लड़ी जा रही थी बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। लड़ी किस लिए जा रही थी उनके तो अलग इशू है, लेकिन फ्रांस ने कहा कि मैं ब्लॉकेड करूंगा सी का इंग्लैंड के खिलाफ और ओवरऑल ट्रेड के खिलाफ, तो अमेरिका ने आगे फ्रांस में हमला किया था। इस वजह पे वो कहता था कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की सेफ्टी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमिकली बड़ी जरूरी है, हमारा जिम्मा बनता है। अभी स्टेट ऑफ मलाका में अमेरिकन प्रेजेंस किस लिए है? वो तो इतने 1000 किलोमीटर दूर मलेशिया, इंडोनेशिया के पास एक छोटा सा एक पैसेज है स्टेट ऑफ हॉर्मस जैसा, सिर्फ इसलिए कि साउथ चाइना सी से जो ट्रैफिक आती है अमेरिका उस पर नजर रखना चाहता है। तो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आप नाम लेते हैं कि हम खुला रखने के लिए अपनी इन्वॉल्वमेंट करते हैं, लेकिन एज ए टूल ऑफ इन्फ्लुएंस भी यूज आप करते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखा कि ये तो बजाय मैं इन्फ्लुएंस करता स्टेट ऑफ हॉर्मस पर, ये तो ईरान ने कह दिया कि हम करेंगे इसको, तो वो फिर वॉर ट्रॉफी हाथ से निकलती है। तो मैंने मिसालों से ये लिंक अप करने की कोशिश कर रहा हूं कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप पे ये ऑब्लिगेटरी है कि कोई ऐसी परसेप्शन ना बनने दे। इस वक्त सारा परसेप्शन का कंपटीशन ये हो रहा है कि ऐसा परसीव किया जाए। बाद में आप और मैं बैठकर बातें करते रहेंगे कौन जीता, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह ऐलान कर देंगे, जिस तरह उन्होंने कहा रेजीम चेंज करवा दिया है,
तो जज और ज्यूरी तो वो खुद ही हैं, वो समझते हैं कि ये जो रजीम जो मुश्तबा खामनाई आ गए हैं, ये तो रजीम चेंज हो चुकी है। अगर वो हो चुकी है तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज क्यों बंद है? अगर वो हो चुकी है तो अभी तक रीजनलाइज कैसे हो गई जंग? तो ये तो एक अलग डिबेट हम करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये है मैनिफेस्टेशन हो रही है ऑफ द माइट कि मेरा साइज बड़ा है, मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है, लेकिन ईरान कहता है कि आपका हिस्सा ज्यादा इसलिए नहीं बनता कि हमने इतने बड़े माइट को आपके जिसको कहते हैं ना हिट किया है, डेंट किया है, तो हमारा भी बनता है। तो मोर ऑफ अ शेयरिंग हो रहा है, मैकेनिज्म रहता है, ऑप्टिकल रहता है, और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा ऑल एफर्ट कि परसेप्शन बिल्ड कैसे करनी है अपने हक में, ताकि आने वाले वक्तों में आपकी दोनों तरफ, इधर भी बाज़ार इनकलाब को फायदा हो, उधर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे रिपब्लिकन लीडर्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इस जंग को रिपब्लिकन्स डिफेंड नहीं कर पाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप का तो सेकंड टेन्योर है, तो आने वाले वक्तों में जब कोई नया कैंडिडेट आएगा, जेडी वैंस या कोई और आता है, तो वो आई थिंक डिफेंड करना मुश्किल होगा। और आखिरी जुमला इसके ऊपर यह है कि मेरा एक और भी एक साइड की गट फीलिंग है कि जेडी वैंस को इसलिए भी शायद लास्ट टाइम साइन ना करने दिए गए हों कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि मैं मैन ऑफ पीस गिना जाऊं, और ये ना हो कि मैं मैन ऑफ वॉर गिनूं और जेडी वैंस जो है वो मैन ऑफ पीस गिना जाए और स्टेट्समैन हो। और अगर ये एग्रीमेंट वो साइन कर देते तो 2.5 साल फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का कैसा होना था रेलेवेंस, वो एक अलग क्वेश्चन मार्क है। सऊद साहब, आप क्या समझते हैं कि रिपब्लिकन को ये जंग कितना, कैसे और कितने अरसे तक भुगतना पड़ सकती है? जी, ये एक बड़ा एक अच्छा सवाल है, और मेरा ये ख्याल है कि इसका जवाब देना जो है वो इस वक्त बहुत अर्ली इस तरह भी होगा, इसको मेजरेबल एक स्टेट में लेके आना, बिकॉज दिस इज लॉन्ग टर्म वॉर एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट दैट दे हैव टू पे। अगेन इसमें अब ये देखने की बात है कि कॉस्ट है या इसमें से वो दे वुड बेनिफिट आउट ऑफ इट, बट स्टिल इसका एक इम्प्लीकेशंस काफी लंबी चलने वाली हैं। जिस तरह अभी हमने इस चीज का भी तस्करा किया कि अमेरिका के अंदर इटसेल्फ अब जो नए सर्वेज आए हैं, ऑलमोस्ट 65%, 64% जो है वो गैर मकबूल हो चुके हैं, और इस वॉर की जो एक मकबूलियत है वो उनमें नहीं है, कबूलियत नहीं है। अगर हम इसी तरह बात करें कि अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाद जो इनके अलाइज, जिस तरह बाहर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इस जंग में अमेरिका को और ट्रंप को उन्होंने बिल्कुल जो है अपने आप को इससे अलग रखा है। अभी रिसेंट ये हमने देखा है कि स्पेन ने अपने अड्डे देने से बंद किया, जर्मनी ने, अगर मैं यहाँ जर्मनी से आपको खबर दे सकूं कि जर्मनी ने, क्योंकि उसने देखा कि ये जंग, अभी तो हम तो ये बात कर रहे हैं कि कल इंशाल्लाह अगर टॉक्स हो जाती हैं, डील हो भी जाती है, still this would not mean कि यहाँ पे सब कुछ जो है वो then it would be goody goody. It would take some time to get back to normal. इसीलिए जर्मनी ने almost 1.6 बिलियन यूरोस का एक स्टिमुलस पैकेज दिया है अपनी इकोनॉमी में, जिसमें इन्होंने जो फ्यूल के टैक्सेस हैं उसको उन्होंने रिड्यूस किया है, और उसमें जो 0.7 यूरोस 70 सेंट्स का पर लीटर इन्होंने लोगों को जो है वो रिलीफ दिया है, व्हिच मींस अ लॉट। यानी आप ये कह रहे हैं कि जंग के बाद की जो सिचुएशन है वो यहाँ पर मामूल के मुताबिक तो नहीं होगी पुराने हालात पे। सर चिश्ती साहब, आपकी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहिए कि अमेरिका को अपनी फॉरेन पॉलिसी में क्या रिव्यू करना पड़ सकता है मुस्तकबिल में, और दीगर ममालिक जो हैं जो उसके इत्तेहादी थे वो क्या तर्ज अमल अपनाएंगे? देखिए यासिर साहब, मेरा ख्याल है अमेरिका को एक बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए, ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, 1920 से पहले, 100 साल हो गया ऑलमोस्ट, बहुत रेलेवेंस मिली। डॉलर नंबर 1 करेंसी क्यों है, उसका बैकग्राउंड हम ये जानते हैं कि 1920s में एक रिसेशन आई थी ग्लोबली वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। अमेरिका ने आउटरीच किया क्योंकि निस्बतन उसकी इकोनॉमी बेहतर थी, डायरेक्ट उसने जंग में उस तरह हिस्सा नहीं लिया था जिस तरह डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन हुई थी, फिजिकली डिस्ट्रक्शन ना होने के बराबर थी अमेरिका की। तो वो उसने रीच आउट किया था तमाम मुल्कों को ग्लोबली, और कहा था कि आओ मैं तुम्हें एक अलायंसेस बनाते हैं, हम मिलकर करते हैं, मैं एक करेंसी भी करूंगा, मैं पीस भी इंश्योर करूंगा, रूल ऑफ लॉ भी रखूंगा। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा यूरोप और वेस्ट के अंदर कि ये एक ऐसा मुल्क आया है जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। फिर जब करेंसी का लेन देन हुआ तो डॉलर आगे निकल गया, आपने देखा। फिर आपने देखा कि जब अभी तक नेटो फिर 1961 में बना, वो इसलिए बना था कि एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी सोवियत यूनियन की वजह से क्रिएट किया गया, वो रेलेवेंस और ज्यादा कन्वर्ज हो गई। अब आके जो अनयूजुअल बात की प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो ये किया कि उन्होंने कनाडा को फंड किया, उन्होंने नेटो को फंड किया, ये कह के ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, उन्होंने इंडिया को फंड किया, उन्होंने रूस के खिलाफ यूक्रेन को बड़ी मदद की। तो उन्होंने खुद डिस्टेंस किया यूनिलैटरली, यानी समझा कि मैं काबिल हो गया हूं, स्टैंड अलोन कर सकता हूं। अब गिला करते हैं जब वो अकेले लड़ रहे थे जंग, तो उनको नेतन्याहू ने कहा कि जनाब आप तो अकेले ही वेनेजुएला प्लस कर सकते हैं,
फिर गिलाशु के इशू। तो आई थिंक अमेरिका को रिव्यू करना पड़ेगा कि आप बजाय अलायंसेस बनाने के और कोर्स करने के और लीवरेज लेने के थ्रू प्रेशर, आपको एक डोमिनेंस चाहिए जो हार्ड अर्नड हो, जो दिल से लोग आपकी इज्जत करें कि आप हैं सुपर पावर, आप बड़ा मुल्क हैं, आप बड़ी इकोनॉमी हैं। जब आप अपने इत्तेहादियों पर दबाव डालते रहेंगे और इस तरीके से उनको ज़दोकोब का निशाना बनाते रहेंगे और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर सिफारती ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर ताल्लुकात में बेहतरी किस तरीके से होगी। बहुत शुक्रिया एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब और सऊद बिन नुमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी मंजरनामे पे मजीद बात की जाएगी, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा स्टेप तक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, जो वफ्द है पाकिस्तान पहुंच जाएगा, ईरान की तरफ से भी वफ्द पाकिस्तान आ जाएगा, लेकिन ये जो बीच का तवक्कुफ था जिसके दरमियान में बहुत सारे इबहाम सामने आए, एतराज़ात सामने आए, सवालात सामने आए और उस पर मुख्तलिफ तज्ज़ियात सामने आए, लेकिन क्या इस तवक्कुफ के अंदर दुनिया जब इस कशमकश के अंदर थी, क्या आया ये जंग दोबारा शुरू होगी या फिर मुज़ाकरात का कोई बेहतर नतीजा निकलेगा? इसके बीच में तमाम ममालिक के किरदार क्या रहे हैं, उसके ऊपर बिलखुसूस बात करनी है। हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर जावेद मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, अभी मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि इस जंग के अंदर जब मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, डेलीगेशन पाकिस्तान भी पहुंचने वाला है, एक जहाज कब्जे में भी लिया हुआ है और दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कह रहा है कि मुज़ाकरात होने तक ये नेवल ब्लॉकेज जो है ये जारी रहेगी, तो पसे पर्दा जो ताकतें हैं या जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं उनकी खामोशियां कितनी हैं और उनके पसे पर्दा रवाबित कितने हैं? जी यासिर साहब, देखिए, जहाँ तक सवाल है इन मुज़ाकरात का, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुश आइंद है कि हमारे पहले राउंड की कामयाबी के बाद अब हम दूसरे राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि ये एक बहुत पेचीदा मसला है जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान रहा है कई दहाइयों से, और इसको एक सेशन में या 2 सेशन में हल कर लेना तो मुमकिन नहीं था। यकीनन तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी। जब हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में हुआ, उस वक़्त कुछ लोगों ने कहा कि वो तात्तुल का शिकार हो गया। मेरी नज़र में तो वो भी बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी, और मैं किसी और को कोट नहीं करूँगा, जेडी वैंस ने खुद कहा था जाने से पहले कि वी हैव मेड सब्सटेंटिव प्रोग्रेस। तो मैं समझता हूँ कि वो तो आपने वो मुज़ाकरात थे जो आपने देखे इस्लामाबाद में होते हुए, लेकिन उससे बढ़ के मुज़ाकरात जो हुए हैं वो सेशन के बाद हुए हैं, पसे पर्दा हुए हैं। फील्ड मार्शल साहब ने लीड किया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने लीड किया है, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने लीड किया है, और जो एक सिलसिला था मुज़ाकरात का वो जारी रहा, जिसके तसलसल के बाद हमने देखा कि कुछ पोजीशंस जो हैं वो एक तरह से आपको नज़र आता था मीडिया में जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी, यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, क्योंकि वो एक आप जानते हैं कि गैर रवायती सियासतदान हैं। वो पहले जो थे वो बिजनेसमैन भी रहे हैं, ऑफ कोर्स मीडिया में भी वो रहे हैं, और वो एक मीडिया ग्लेयर के अंदर रहते हुए अपनी डिप्लोमेसी भी करते हैं, सियासत भी करते हैं। तो वो अपनी दिन में शायद 10 या 12 पोस्ट्स कई दफ़ा कर देते हैं। उनके अल्फाज के चुनाव पे हमें एतराज़ हो सकता है, लेकिन यासिर भाई, हम जब कभी भी स्टेटमेंट को देखते हैं तो मैं बहैसियत सफारतकार या उससे पहले मेरा ताल्लुक मीडिया से भी रहा, हम उसमें रेटरिक को डिस्टिंग्विश कर देते हैं रियलिटी के साथ। कुछ रेटरिक होती है जो पोस्चरिंग होती है, मसल फ्लेक्सिंग कह सकते हैं। वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये बताना चाह रहे होते हैं कि हम जो है बहुत पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ट्रंप साहब की भी थी। इसी तरह जब ईरान की तरफ से हमने देखा तो वहां पे भी जो स्टेटमेंट्स अभी कुछ देर पहले तक आ रही थी कि हम नहीं आएंगे इस्लामाबाद, हम अभी इसके बारे में फैसला नहीं हुआ, तो कुछ लोग उससे भी तशवीश का शिकार थे। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब जो हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, वो कुछ 1-2 घंटों या कुछ 1 दिन के लिए गए थे। वो तकरीबन 1 या 2 दिन वहां रहे, और उनके रहने का मकसद यही था कि वो ईरानी जो साइड थी उनको कन्विंस कर पाते कि इस मसले का हल जो है वो न सिर्फ दुनिया के इंटरेस्ट में है बल्कि ईरान के अपने इंटरेस्ट में है। तो इस हवाले से मुझे बड़ा ताज्जुब होगा कि अगर अमेरिकन दोस्त जो कि इतनी दूर से सफ़र करके दूसरी मरतबा यहाँ आएंगे और ईरानी दोस्त कहें कि हम नहीं आएंगे। वो तो आएंगे, उनको भी आना है, और इस मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी होना है, और मुझे लगता है कि उसमें सब्सटेंटिव प्रोग्रेस भी होगी। जहाँ तक सवाल है ये आप कह रहे थे कि जो ममालिक हैं वो क्यों खामोश हैं, उसको आप यूँ देख लीजिए कि देखिए, अमेरिका से भी बिल्कुल वाज़ेह पैगाम आया है कि मीडिएशन सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। इसी तरह ईरान से भी यही स्टेटमेंट आ रही है कि मीडिएशन सिर्फ पाकिस्तान कर रहा है। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान मुतहर्रिक है, पाकिस्तान खामोश नहीं है, एक्टिव है, और पाकिस्तान को ताईद भी हासिल है यासिर साहब उन तमाम ममालिक की जो कि मैं समझता हूँ खित्ते में मैटर करते हैं, चाहे वो ईस्टर्न ब्लॉक से हों, वेस्टर्न ब्लॉक से हों। मलिक साहब, मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में इन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकलता है?
तो वो तो फिर शिकवार उसका जायजा लिया जा सकता है, या जो एलामिया जारी होगा उसकी बुनियाद पे हो सकता है। लेकिन मैं मुस्तकबिल करीब में जो ताल्लुकात हैं ममालिक के, उसके ऊपर अगर रोशनी डालना चाहूँ, तो आप क्या समझते हैं कि यूएई जिस तरीके से अपना एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है या स्टैंस बना रहा है ईरान के ऊपर, कि वो बबांगे दोहल ये कहना शुरू कर दे कि इन्होंने गहराई की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार किया, हमने ऊंचाई की तरफ किया, हमने अपनी तेल की सरमायाकारी की और दुनिया में ग्लोबली हम पहचान बने, और इन्होंने वही पैसा अपने प्रॉक्सीज पे लगाया, अपने न्यूक्लियर पे लगाया, अपने मिसाइल्स पे लगाया, अपने ड्रोन पे लगाया। तो जब वो इस तरह की बातें ईरान के बारे में कर रहा है, तो खित्ते के ममालिक के साथ ईरानी ताल्लुकात मुस्तकबिल करीब में कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो गल्फ ममालिक हैं उनका जो गवर्नेंस मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है। वो अपनी जो उनकी रिसोर्सेज अल्लाह ने उनको दी हैं तेल या मादनियात की, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया है अपनी फलाह बहबूद के लिए। एक इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने दुनिया को पेश किया है। आप जानते हैं कि गल्फ ममालिक के अंदर 7 ममालिक हैं और उन 7 ममालिक के अंदर तकरीबन 200 नेशनैलिटीज़ के लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं। वो क्यों वहाँ जाते हैं यासिर साहब? इसलिए जाते हैं कि वो ये देखते हैं कि उनका मुस्तकबिल वहाँ पे वो संवार सकते हैं। इन ममालिक ने एक ऐसा मॉडल दुनिया को पेश किया है जिसमें तामीर और तरक्की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, प्रॉस्पेरिटी है, प्रोग्रेस है। तो ये तो हकीकत है। इस पे हम पाकिस्तानियों का भी अगर आप जिक्र कर लीजिए, तकरीबन 5 मिलियन पाकिस्तानी गल्फ ममालिक में रहते हैं, और वहाँ से आने वाला ज़र मुबादला जो है वो हमारे मुल्क की एक इकोनॉमिक लाइफलाइन भी है। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि तमाम लोग गल्फ में जाते हैं, यूएई में जाते हैं? बिकॉज वो उनको मौके फराहम करते हैं। ये तो एक हकीकत है। ईरान की तरफ अगर आप देखेंगे तो उनके पास भी कुछ तेल के ज़खायर हैं। ये सच है कि उनके ऊपर सैंक्शंस रही हैं, लेकिन उसके बारे में लोग ये सवाल उठा सकते हैं कि ये सैंक्शंस इसीलिए रही हैं कि उनका जो स्ट्रैटेजी रही है वो इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस उनका प्रायोरिटी नहीं थी। गालिबन उन्होंने अपने आप को जिस अंदाज में गवर्न किया, वो अभी तकरीबन 50 साल से हालत जंग में हैं। अब हालत जंग में रहने का मतलब ये है कि यकीनन आप एक ब्रवाडो भी कर सकते हैं, आप कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं जो इमोशनली चार्ज्ड अप हों, और ऑफ कोर्स लोगों की भी उससे किसी हद तक इमोशन जो होते हैं वो स्टर अप हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो उनके मुल्क के अंदर तरक्की और तामीर बिल्कुल ना होने के बराबर है, बल्कि सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमिकली वो पीछे की तरफ गए हैं। यानी उनका अगर एक जो रियाल है उसको आप कंपेयर कीजिए डॉलर से, तो वो लाखों में है। हमारा शायद 300 पे 200 पे है या कुछ। तो हमारा जब 1-2 रुपए भी ऊपर नीचे जाते हैं तो आपको पता है, आपसे बेहतर कौन जानता है कि कितनी हमारी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट होता है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जहाँ लाखों पे हो वहां पे क्या होगा। वहां के बहुत हुनरमंद लोग हैं, उनके पास जो है पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड लोग हैं। इसके अलावा उनके पास मादनियाती ज़खायर हैं, तेल है, गैस है, लेकिन वो सैंक्शंस की वजह से, जंग में होने की वजह से। अच्छा मलिक साहब इसको कंक्लूड कीजिएगा कि आप समझते हैं कि एक ऐसा नुक्ता निकल सकता है या वे आउट हो सकता है कि जिससे ये जो 47 साल हालत जंग का दौर है ये कोई हौसला अफजा निकल आए? जी, यही तो सारी काविशें हो रही हैं। देखिए, यही वो काविशें हो रही हैं जिसके हवाले से हमारी पाकिस्तान की मैं समझता हूँ तारीख में हमारी डिप्लोमेसी का एक सुनहरा बाब रकम हो रहा है कि हमने जिस वक्त तमाम दुनिया जो थी उसने हाथ खड़े कर दिए थे, तो हमारे जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, फॉरेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, लेड बाय ऑफ कोर्स दिस फील्ड मार्शल, इस तमाम इनिशिएटिव को उन्होंने उठाए। बहुत मुश्किल टास्क था, यानी इट वाज नॉट इजी बिकॉज ऑफ कोर्स चांस ऑफ फेलियर भी था उसके अंदर। लेकिन उन्होंने ये एक, अगर आप कहें ना, हरक्यूलियन टास्क, तो ये लिया अपने ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक ऐसे 2 ममालिक को जो बिल्कुल आपस में एक सिविलाइजेशन तबाह करने की बात हो रही थी, उस मोड़ से आपने उनको एक टेबल पे बिठा दिया। और अब हम देख रहे हैं कि वो आधी, यानी ऑलमोस्ट 15 घंटे की फ्लाइट लेकर इस्लामाबाद आए जेडी वैंस। ये लोग तकरीबन 60 लोगों के डेलीगेशन के साथ आए। तो इससे क्या हमें नतीजा मिलता है कि डेफिनेटली दोनों की तरफ इस चीज का इंटेंशन है कि इस मसले का हल तलाश करें। दोनों अतराफ में इस बात की इंटेंशंस तो है कि मसले का हल तलाश किया जाए, लेकिन बयानात जो हैं वो एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे दिए जा रहे हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बेहतर हल कोई निकले। बहुत शुक्रिया जावेद मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।